Hello students, welcome to your ALGA class. I am your teacher Kalpana Chauhan. Students, in today's class, we will start our first chapter of Unit 3. But before starting our first chapter, let's get started with our vocabulary words. So, our first word is genetic. First word is genetic. The meaning of genetic is relating to a process by which certain features or qualities are passed on from parents to children at birth. Right? Now, our second word is canal. Canal. The meaning of canal is a long, thin stretch of water that is made by people for boats to travel or for taking water from one place to another. You can see here it is a canal. Okay, so it is a thin stretch of water that is used to make for boats or taking water from one place to another, right? Now our next word is survive. Survive. The meaning of survive is continue to exist or live in spite of danger or hardships. Right? So these are the vocabulary words of your new chapter. You have to write these words in your fair notebook. Right? Now these are the steps through which we can find the meaning of new words. And these steps are LUPRC. Right? L stands for look. Look for clues like definition, example, synonym, antonym, inferences. Okay, U stands for understand the word, P for predict the meaning, R for read the sentence, and last check the meaning. Now find the meaning of new words. These are the words like our first word is blood. So you can fill this table. What I think it means, type of clue and dictionary definition. So we can find out the meaning of blood using the method of LUPRC. Right? अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपने कौन सा क्लू लेना है, एक्सप्लेनेशन का. ओके, तो देखो एक्सप्लेनेशन के लिए स्टेप 1 लुक फॉर द क्लू, और हमारा क्लू कौन सा है, एक्सप्लेनेशन का क्लू. मीन्स आपको इसी पैराग्राफ में जो ब्लड है उसकी मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया होगा. राइट? रीड द स्टेप. When the doctors checked his eyes, they realized that his blindness could be cured. He went to Bengaluru for an operation. However, even after the operation, he could not see clearly. Everything around him was not completely dark, but still blurred. When he opened his eyes, shapes and colors around him were still unclear. तो देखो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ब्लड की डेफिनेशन पहले से ही दे दी है. ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड हिम वॉज नॉट कम्प्लीटली डार्क बट स्टिल ब्लर्ड. मतलब ऐसा टाइम जहाँ पर, ऐसी पोजीशन जहाँ पे आपको प्रॉपर मतलब पूरा डार्क ना दिखे, कम्प्लीटली डार्क ना हो, लेकिन फिर भी कुछ रहे. तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हो ब्लड का मीनिंग, कि पूरी तरह अंधेरा ना हो, डार्कनेस ना हो, पर थोड़ा बहुत दिखता हो, मतलब कि थोड़ा धुंधला टाइप का हो. तो ब्लड का मतलब क्या होगा, पार्शियली, थोड़ा जैसे ही आपका धुंधला टाइप का रहता है. ठीक है, सो वी विल हैव टू यूज एक्सप्लेनेशन मेथड हियर. कौन सा था, हमने देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी हमने देखा कुड नॉट सी क्लियरली. एक तो वो प्रॉपर क्लियरली नहीं देख पा रहा था, और सेकंड हमें क्या पता चला, नॉट कम्प्लीटली डार्क, और बिल्कुल अंधेरा भी ना हो, बिल्कुल डार्क भी ना हो, और अच्छे से दिखे भी ना. तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या पता चला, अनक्लियर. ठीक है, जो चीज अनक्लियर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लर्ड बोलेंगे. राइट? नाउ आवर सेकंड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द वर्ड. फिर हमने अंडरस्टैंड करना है वर्ड को. हमारा वर्ड है ब्लड, तो हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं यहाँ से ब्लड का, कि कलरफुल होगा, नॉट क्लियर होगा, ये लाइट कलर होगा. टेल मी. यस, क्या होगा वो, नॉट क्लियर. ओके, नाउ स्टेप 4 क्या होता है, रीड द सेंटेंस अगेन विद द प्रिडिक्टेड मीनिंग. फिर हम उस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ेंगे जो हमने मीनिंग को प्रिडिक्ट किया था. हमने कौन सा प्रिडिक्ट किया था मीनिंग, नॉट क्लियर. अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ेंगे. एवरीथिंग अराउंड हिम वॉज नॉट कम्प्लीटली डार्क बट स्टिल नॉट क्लियर. तो देखो हमारा सेंटेंस बन रहा है ना. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे ब्लड का मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हाट आई थिंक इट मीन्स. आपने क्या सोचा था कि ब्लड का मतलब क्या हो सकता है, नॉट क्लियर.
टाइप ऑफ क्लू हमने क्या यूज किया था, एक्सप्लेनेशन, और डिक्शनरीज की डेफिनेशन जब हमने चेक करी तो उसका डेफिनेशन का भी मीनिंग क्या आया, नॉट क्लियर. सो दीज आर द स्टेप थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स. सो नाउ वी विल स्टार्ट. Now we will start our first chapter of Unit 3, and the name of our chapter is A Blind Man Who Hits a Six, and author of this story is Komal Ramchandani, right? Shekhar Nayak was born in a poor family in Shimoga, Karnataka. He was blind since birth. In fact, many members of his family, including his mother, were blind. It was due to some genetic problem. There was no other world for Shekhar than his own world of darkness. His mother used to take him to a nearby school. She wanted him to sit in the classroom and learn. In school, teachers wrote on the blackboard. Hence, Shekhar could not follow much of what the teachers taught in the class. When he was 8 years old, he fell into a canal. He was taken to a hospital. When the doctors checked his eyes, they realized that his blindness could be cured. He went to Bengaluru for an operation. However, even after the operation, he could not see clearly. Everything around him was not completely dark but still blurred. When he opened his eyes, shapes and colors around him were still unclear. However, he wanted to see his mother with whatever vision he had got now. That was a special moment in his life. देखो ये स्टोरी है, और ये स्टोरी किसके अबाउट है, एक पर्सन है, उसका नाम है शेखर नायक, ठीक है. और वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और कहाँ पे है उसका घर, शिमोगा, कर्नाटका में, राइट. अब देखो इसके बारे में क्या बताया गया है कि जो शेखर है वो बचपन से ही क्या है, ब्लाइंड है. ब्लाइंड मतलब जिसको दिखाई नहीं देता, पार्शली मतलब बहुत कम कम दिखाई देता है, ब्लाइंड है वो बर्थ से ही, ठीक है. उसकी फैमिली में भी सिर्फ वही नहीं, उसकी फैमिली में उसकी मम्मा, उसके पापा वगैरह भी क्या है, ब्लाइंड हैं, ठीक है. और ये किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू सम जेनेटिक प्रॉब्लम. जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब जेनेटिक का भी हमने मीनिंग पढ़ा था. जेनेटिक का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कुछ क्वालिटीज पेरेंट्स की अपने बच्चों में आ जाती है. तो अब क्योंकि उनके पेरेंट्स भी क्या थे, ब्लाइंड थे, तो इसीलिए शेखर भी कैसा था, ब्लाइंड था, ठीक है. उसका सिर्फ उसका कोई संसार नहीं था, उसको कुछ चीज़ें कलरफुल नहीं दिखती थी, उसकी अपनी ही दुनिया थी. वो भी दुनिया कैसी थी, डार्कनेस. ऑब्वियस ही बात है, जो पर्सन ब्लाइंड रहते हैं उनको सिर्फ डार्कनेस दिखाई देती है, ठीक है. तो उसकी मम्मा ने क्या सोचा कि वो उसको स्कूल में डाल के आते हैं ताकि वो कुछ पढ़ना सीख जाए, ठीक है. अब जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल में जो टीचर्स होते थे, उसके स्कूल के टीचर्स, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, जिसकी वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आता था शेखर को कि वो क्या पढ़ रहा है. क्या होता है, एक बार जब वो 8 साल का होता है, जैसे ही वो 8 साल का होता है, तो उस एक बार वो किस में कर जाता है, कैनाल में. कैनाल अभी हमने पढ़ा मीनिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैनाल. मीनिंग ऑफ कैनाल होता है कि एक छोटा सा रास्ता जिसमें से पानी जाता हो, और वो किस लिए यूज़ होता है, या तो उसमें से बोट जाती हैं या सामान को या पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, उसे हम कैनाल बोलते हैं. तो वो कैनाल में गिर गया था, ठीक है. फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसकी आइज़ चेक करी और उन्हें बताया कि जो उसकी ब्लाइंडनेस है, जो उसका अंधापन है शेखर का, वो ठीक हो सकता है, ठीक है. क्योर्ड मतलब ठीक हो सकता है. फिर वो बेंगलुरु लेके जाते हैं शेखर को उसके ऑपरेशन के लिए. ऑपरेशन होने के बाद भी शेखर को मतलब पूरा क्लियर नहीं दिखता, ठीक है, पार्शली रहता है. उसका ब्लर टाइप का दिखने लगता है कि उसे मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती, थोड़ी थोड़ी बहुत कम कम दिखती है, ठीक है. जैसे ही वो अपनी आइज़ खोलता है तो उसे जो शेप्स होती हैं या कलर्स होते हैं वो भी क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे थे. फिर वो क्या कहता है कि लेकिन वो चाहता था कि जब उसका ऑपरेशन हो और उसे जैसा भी दिख रहा हो आइज़ से, वो सबसे पहले अपना मम्मा को देखना चाहता है, और वो मोमेंट उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट था, ठीक है. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्टैंजा. Paragraph are: Soon after, a tragedy struck Shekhar when he lost his father. The only earning member of the family was no more. It was difficult for them to survive. They had to fight hunger. Shekhar's mother decided to admit him to school for blind children. However, the support of his mother could not continue for long. When Shekhar was 12, his mother passed away too. He felt alone in the world. अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद, उसके ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद ही दोबारा से एक और ट्रेजेडी होती है शेखर के साथ. उसके फादर क्या हो जाती है, उनके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है. ही लॉस्ट हिज फादर.
अब उसके फैमिली में कोई भी अर्निंग मेंबर नहीं था, मतलब जो कमा के ला सके। अब उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, शेखर और उसकी मदर के लिए, कि वो अपने आप को ज़िंदा कैसे रखें। दे हैड टू फाइट हंगर, उन्हें भूख से भी लड़ना था, क्योंकि घर का अर्निंग मेंबर जो थे उनकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। तब शेखर की मम्मा डिसाइड करते हैं कि वो शेखर को एक ब्लाइंड स्कूल में भेजेंगे, ठीक है, ताकि वो आगे पढ़ सके और पढ़ने के बाद वो कुछ जॉब वगैरह लेके अर्निंग मेंबर बने घर का, ठीक है। लेकिन ये भी मंजूर नहीं था नियति को। क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो 12 साल का होता है, एट द एज ऑफ 8, देखो क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है, और जैसे ही वो 12 ईयर का होता है शेखर, तो उसकी मम्मा भी चली जाती हैं, उनकी मम्मा की भी डेथ हो जाती है। अब पूरे वर्ल्ड में, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं रहता, वो अकेला रह जाता है, राइट। मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। But the pain of losing parents did not stop him from focusing on his passion. He started taking cricket coaching in the school. His PT teacher, Mr. Suresh, helped him in this. He was selected in the school cricket team. He showed a lot of grit and persistence. Later, he got selected in the state team and finally in the national team. अब देखो क्या होता है, इतनी सारी उसके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी वो हार नहीं मानता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने पैशन को सबसे ऊपर रखता है, उस पर फोकस करता है कि उसका पैशन क्या है, उसे क्या करना था। वो क्रिकेट टीम, अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में उसको ज्वाइन कर लेता है। उसके जो पीटी टीचर थे सुरेश, वो उसकी काफ़ी हेल्प करते थे, ठीक है। अब वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर था, ठीक है, लेबरस था, तो वो सेलेक्ट हो जाता है अपने स्कूल क्रिकेट टीम में। He showed a lot of grit and persistence. वो बहुत ज़्यादा efforts दिखाता है सबको। Later he got selected in the state team and finally in the national team. तो देखो, पहले वो अपने स्कूल टीम के लिए सेलेक्ट होता है, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म करता है। देन वो किसके लिए सेलेक्ट होता है, यस, फिर वो अपने स्टेट टीम के लिए सेलेक्ट होता है, और लास्ट में वो नेशनल टीम के लिए भी सेलेक्ट हो जाता है। After graduation, he continued with his passion of playing cricket. To earn his living, he used to do all kinds of jobs like housekeeping, washing utensils, gardening, etc. He worked hard for 8 years. He played a lot of matches. In a match against Pakistan, he scored his highest, which was 198 runs. In 2010, he was chosen as the captain of the Indian blind cricket team. Under his captaincy, India won the World Cup in 2014. In his career as a player, he received many awards. He now works with an organization that supports and coaches other blind cricketers. अब देखो, उसकी ये सारी अचीवमेंट्स बताई गई हैं इस पैराग्राफ में। उसने ग्रेजुएशन करी, ठीक है, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद उसने जो उसका पैशन था क्रिकेट को खेलने का, उसे छोड़ा नहीं, उसको कंटिन्यू रखा। फिर अब वो अकेला रह गया था, उसको, अब आप जब जॉब करोगे, कुछ अर्न करोगे, तभी आप जिंदा रह पाओगे ना। तो उसने अपने क्या किया, अर्न करने के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए उसने हर तरह की जॉब करी, जैसे कि घर की साफ सफाई भी करी उसने लोगों के घर में, बर्तन भी धोए, गार्डनिंग भी करी लोगों के घर में, ठीक है, पर अपना पैशन नहीं छोड़ा। उसने बहुत वर्क हार्ड किया 8 साल तक, और बहुत सारे मैचेस खेले। और जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, उसमें उसके सबसे हाईएस्ट रन थे शेखर के, कितने थे, 198 रन्स। इन 2010 ही वाज चूजन एज द कैप्टन ऑफ इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम। जो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी, उसका वो कैप्टन चूज कर लिया गया। और 2014 में उसकी कैप्टनसी में ही, जब वो कैप्टन था, और 2014 में उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया, ठीक है। इन हिज करियर उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले, बहुत सारे उन्हें अवार्ड्स मिले। अब वो किसके साथ है, अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से वो और जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टोरी थी किसकी, शेखर की। स्टोरी का हमारा नाम क्या था, अ ब्लाइंड मैन हु हिट्स अ सिक्स, ठीक है। तो ये जो आपकी स्टोरी है, इस स्टोरी से आप क्या है, आप मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है। तो आपको इस स्टोरी से मोटिवेट होना है कि देखो, अगर एक ब्लाइंड पर्सन इतना अचीव कर सकता है, तो हम लोग नॉर्मल पर्सन है, तो हम भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, ओके। नाउ हियर दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ blind cricket, okay. In blind cricket, the rules are not very different from regular cricket. The team has 11 players. The bat, ball and wickets used are bigger than those used in regular cricket. The ball has small metal pieces so that the player can hear its movement. The wickets are painted in bright shining colors. This helps partially blind players to see them. A bowler should play when he throws the ball, ठीक है।
तो ये ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में, उसमें नॉर्मल जैसे नॉर्मल क्रिकेट होते हैं उसी की तरह होता है, बस क्या होता है इसमें बॉल, विकेट्स और जो आपका बैट होता है थोड़ा बड़ा यूज़ करते हैं नॉर्मल क्रिकेट से। इसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी रूल एंड रेगुलेशन वही रहते हैं। और इसमें जो बॉल होती है, बॉल में क्या लगाया जाता है, मेटल की कुछ वो लगाई जाती हैं, पीसेस लगाए जाते हैं, ताकि बॉल जब ज़मीन पे गिरे तो उसकी आवाज़ आए, आवाज़ से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उन्हें सुन सके, ठीक है, कि कहाँ पे बॉल आ रही है, तो वहाँ पे वो उसे हिट कर सके। पिच और जो इनकी विकेट वो होती है, पीछे विकेट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में इनको पेंट किया जाता है, ताकि जो पार्शली ब्लर्ड है, मतलब जिनको थोड़ा थोड़ा दिखता है, उनको वो दिख सके, विकेट्स दिख सके, क्योंकि डार्क कलर करेंगे, बहुत शाइनी कलर करेंगे तो वो उनको दिख जाएगा, ठीक है। और जैसे ही बॉलर बॉल करने लगेगा उस टाइम पे वो शाउट करेगा, थोड़ा बोलेगा, ताकि पता चल सके किसको, बैट्समैन को, कि अब वो बॉलर बॉल करने वाला है। तो ये कुछ रूल्स हैं और कुछ बातें हैं ब्लाइंड क्रिकेट के अबाउट, राइट। नाउ वी विल डू सम ग्रामर पोर्शंस, ओके। नाउ वी विल डू रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ड्स इन ग्रामर पोर्शन, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो एनिमेटेड फिगर है, यहाँ पे एक सिस्टर है, वो अपने ब्रदर से कुछ गेम वगैरह खेल रही है, और गेम में वो उनसे पूछ रही है कि मैं तुम्हें कुछ वर्ब्स दूंगी और तुम्हें मुझे उसके पास्ट फॉर्म्स बताने हैं, राइट। नाउ शी आस्क फ्रॉम हर ब्रदर कि मैं तुम्हें कुछ वर्ब्स दे रही हूँ, तुम्हें इसके पास्ट फॉर्म बताने हैं। तो वो बोलती है वॉक, लाफ, प्ले, वर्क, कैच, टेस्ट एंड ग्रो। तो उसका जो ब्रदर होता है, ब्रदर बताता है उसकी पास्ट फॉर्म, वॉक का वो वॉक बताते हैं, लाफ का लाफ्ड, प्ले का प्लेड, वर्क का वर्क, कैच का कैच्ड, टेस्ट का टेस्टेड एंड ग्रो का ग्रोड, ठीक है। तो उसकी जो सिस्टर हैं, सिस्टर कहती हैं, उनकी सिस्टर कहती है कि आपने जो मोस्टली वर्ड सही बताए हैं, लेकिन 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी आपने पास्ट फॉर्म गलत बताई है। फर्स्ट वर्ड है आपका, देखिए यहाँ पे, कैच, ठीक है, और सेकंड वर्ड है ग्रो, जिसका उसके ब्रदर ने क्या बताया था, कैच का कैच्ड बताया था और ग्रो का ग्रोड बताया था, कि इनका जो पास्ट फॉर्म होगी वो ये नहीं होगी, राइट। अब वो ब्रदर कहता है, इस लड़की का जो ब्रदर होता है वो कहता है कि जो पास्ट फॉर्म्स होती हैं वो ऐसी ही होती है ना जिसमें हम ईडी यूज़ करते हैं। तो उसकी सिस्टर कहती है करेक्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ईडी यूज़ करते हैं एट द लास्ट, ठीक है, तो हमारा वो पास्ट में चला जाता है, पास्ट वर्ब बन जाती है। उनको हम कौन सी वर्ब्स बोलते हैं, उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, लाइक वॉक, लाफ, प्ले, वर्क, टेस्ट, ऑल दीज आर रेगुलर वर्ब्स, राइट। एंड कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका हम पूरा वर्ब ही चेंज कर देते हैं। जैसे कैच का बन जाता है, कैच बिकम्स कॉट, ग्रो बिकम्स ग्रू, ईट बिकम्स एट, स्लीप बिकम्स स्लैप्ड एंड थिंक बिकम थॉट। वी डू नॉट यूज ईडी हेयर, राइट। जैसे कि उसके ब्रदर ने यूज किया था कैच का, उसने क्या बोला था, कैच्ड, वो क्या है हमारा गलत है, कैच नहीं होगा, कैच का क्या बन जाएगा, कॉट। तो जो ये वाली वर्ब्स होती है इन्हें हम कौन सी वर्ब्स बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब्स, ओके। नाउ अब उसका ब्रदर कहता है कि ये तो हमने पास्ट का पढ़ा, अगर हमें प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म के इरेगुलर वर्ब्स का लर्न करना पड़ेगा तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए लर्न करना। तो क्या हमें सेम वे में लर्न करना पड़ेगा, जैसे कैच का कॉट बन गया, ऐसे ही हमें प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म में जाने के लिए भी डिफरेंट वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे उसके, ऐसे तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए बर्डन वाला वर्क हो जाएगा। देन उसकी सिस्टर उसको क्या बताती है, शी सेड कि द सेम रूल्स अप्लाई टू बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर्म, के आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम रूल्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जब हम इरेगुलर वर्ब्स को याद करते हैं किसमें, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर्म में, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं, और किस में बात कर रहे हैं, हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। पास्ट में तो हमारा चेंज हो जाता है इरेगुलर वर्ब्स जो होती है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आपकी रेगुलर और इरेगुलर जो वर्ब्स हैं वो सेम ही रहती हैं। लाइक पेंट का पेंट्स बन जाएगा, डिसाइड का डिसाइड या डिसाइड्स बन जाएगा, अलाउ का अलाउ या अलाउज हो जाएगा, सेम रहेगा। ऐसे ही इरेगुलर अगर वर्ब की बात करें, प्रेजेंट में चूज है तो चूज ही रहेगा या चूजेस रहेगा, स्लीप है तो स्लीप रहेगा, स्लीप्स रहेगा, मतलब देयर इज नो चेंज इन प्रेजेंट टेंस, राइट।
एंड इन फ्यूचर टेंस हम क्या यूज करेंगे, वी यूज विल, ओके, फॉर बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। पेंट का क्या हो जाएगा, पेंट बिकम विल पेंट, डिसाइड विल बिकम विल डिसाइड, अलाउ कम विल अलाउ, वी यूज विल हेयर, ऑल्सो वी यूज विल हेयर इन रेगुलर verbs, right? So the only change is in past tense in irregular verb, right? Now move to our next topic of grammar. ठीक है, we learn to use how to ideate for our story. Okay, we will use a graphic organizer to ideate for our story. First option is audience, purpose, then topic, then what happened first, what happened next, what happened at the end, how did you feel, what did you think, why is this event important, right? So ये कुछ steps हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना पर्सनल नैरेटिव हम कैसे लिखते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट देखो आपका आएगा ऑडियंस, कि आप वो पर्सनल नैरेटिव किसके लिए लिख रहे हो, कौन है उसका ऑडियंस। देन पर्पस, क्यों लिख रहे हो, क्या पर्पस है उसका। देन टॉपिक बताना है आपने, कौन सा टॉपिक आप यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद जितने भी ये नेक्स्ट कॉलम्स हैं उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। हम देख रहे हैं कि हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के थ्रू कैसे अपना पर्सनल नैरेटिव लिखेंगे। अब देखो, जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट फिलिंग आर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, आपने ये ग्राफ बना लिया, इसको आपने प्रॉपरली फिल करना है। फिर जब आपका ये पूरा ग्राफ फिल हो जाएगा देन उसके बाद हम लोग अपना पर्सनल नैरेटिव को प्रॉपर वे में लिखेंगे। सबसे पहला क्या था हमारा, ऑडियंस, किसके लिए लिख रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल क्लासमेट्स के लिए हम ये लिख रहे हैं। पर्पस क्या है इसमें, टू शेयर आवर फीलिंग्स और इमोशंस। क्या पर्पस है अपना पर्सनल नैरेटिव लिखने का, कि हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस शेयर करना चाहते हैं। टॉपिक हमने क्या यूज़ किया, द डे आई मेट रमित। जैसे कि यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल इन्होंने टॉपिक लिया है द डे आई मेट रमित, वो दिन जब मैं रमित से मिला। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट कॉलम्स। आर फर्स्ट कॉलम इज व्हाट हैपन फर्स्ट। फिर आपने लिखना है कि पहले क्या हुआ, फिर व्हाट हैपन नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर व्हाट हैपन एट द एंड, लास्ट में क्या हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लाइक जैसे कि फर्स्ट व्हाट हैपन फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या लिया है, लाइक जैसे कि ब्रदर हैड अ वर्कशॉप वॉज नर्वस, कि ब्रदर की कोई वर्कशॉप थी और वो नर्वस था। फिर चीयर्ड हिम, आप मैं उसको चीयर करने के लिए गया। वेंट टू नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड में गए। ये कुछ कुछ हमने पॉइंट्स लिख लेने के पहले ये हुए, प्रॉपर पूरे सेंटेंस नहीं लिखना, जस्ट पॉइंट्स मेंशन करने हैं, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या है व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ वो पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद क्या हुआ, मेट रमित अ पार्टिसिपेंट, में एक लड़का है रमित, उससे मिला जो कि एक पार्टिसिपेंट था। ठीक है, वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, वो क्रिकेटर बनना चाहता था। टोल्ड मी अबाउट ब्लाइंड क्रिकेट, उस लड़के ने रमित ने ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में बताया। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने लिखे। फिर लास्ट में क्या है, व्हाट हैपेंड एट द एंड, लास्ट में क्या हुआ जब मैं उस लड़के से मिला, वो पॉइंट्स लिखेंगे हम। वांटेड टू नो मोर अबाउट ब्लाइंड क्रिकेट, मैं ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में और जानना चाहता था। हैड क्वेश्चंस हाउ ही मैनेज टाइम, ये भी क्वेश्चंस थे मेरे कि वो कैसे टाइम अपना मैनेज करता है। रिक्वेस्टेड ब्रदर टू टेक मी देयर अगेन, अपने भाई को मैंने फिर से रिक्वेस्ट करी कि आप जब भी दोबारा आओ तो मुझे भी लेके आना। तो ये हमने फिल कर लिया हमारा। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है उसमें हमने क्या थे हमारे टॉपिक्स, हाउ डिड यू फील, आपको तब कैसा लगा, व्हाट डिड यू थिंक, फिर आपने क्या सोचा, वाई इज दिस इवेंट इंपॉर्टेंट, आपको इवेंट इंपॉर्टेंट क्यों लिखा, तो आपने यहाँ पे आंसर्स लिखे। हैड अ फन डे फुल ऑफ लर्निंग, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। वॉज अमेज्ड हाउ फोकस्ड रमित वॉज, लाइक रमित वी शुड बी डिटरमाइंड टू अचीव आवर ड्रीम्स, आपने फिर सोचा रमित से मिलके कि हमें भी डिटरमाइंड होना चाहिए अपने अचीव को लेकर। क्यों इंपॉर्टेंट था वो इवेंट आपके लिए, क्योंकि शोड मी द इवन ब्लाइंड पीपल कैन प्ले क्रिकेट, वो इवेंट मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे वहाँ पे पता चल सका कि ब्लाइंड पर्सन भी क्रिकेट खेल सकते हैं। अब देखो ये आपका ग्राफिक बन गया पूरा। ठीक है, ग्राफ बन गया आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने अपना पर्सनल नैरेटिव लिखना स्टार्ट करना है। सो इट्स योर होमवर्क, ये वाला जो ग्राफ है ये आपने बनाना है। मैं फिर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करके मुझे सेंड करना, आई विल चेक। आपका टॉपिक क्या होगा, द टाइम आई मेट समवन और सॉ समथिंग एंड वॉज इंस्पायर्ड, ऐसा टाइम जब मैं किसी से मिलता हूँ और किसी ऐसे को देखता हूँ जो मुझे इंस्पायर करता है, कुछ ऐसी चीज़ देखता हूँ जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, तो उसके बारे में आपने लिखना है। तो सबसे पहले आप ऑडियंस का कॉलम फिल करोगे,
कि आप वहाँ पे ऑडियंस किसको बनाना चाहते हो, फिर पर्पस क्या है आपका इसको लिखने का, फिर ये आपने सारे कॉलम्स फिल करने हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, राइट. सो दिस इज योर होमवर्क. So I think that's enough for today now. Okay, thank you students. Have a nice day. Bye bye.